बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का वीडियो नंबर 22 और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट की। मेजरमेंट, ठीक है, ये मेजरमेंट भी बेसिक मैथ का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेजरमेंट तो इवन बेसिक मैथ को छोड़ भी दे हम, इन जनरल भी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आज का हमारा क्या मुद्दा है, मेजरमेंट इन बेसिक मैथ या इन जनरल मेजरमेंट क्या चीज़ है और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट होती क्या है, ठीक है, मेजरमेंट क्या होती है। तो पहले जो लिखा है उसको पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। मेजरमेंट इज फाइंडिंग अ नंबर दैट शोज द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग। तो मेजरमेंट क्या बताता है, किसी चीज के साइज और अमाउंट के बारे में बताता है। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या हमें बताता है, मेजरमेंट नंबर होता है कोई, ठीक है, और वो नंबर हमें क्या बताता है, किसी चीज का साइज या किसी चीज के अमाउंट के बारे में हमें बताता है। इट हेल्प्स अस डिस्क्राइब एंड कंपेयर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास एंड टाइम। ये क्या करता है, हमें ये फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने में, फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है और उनको कंपेयर करने में हेल्प करता है। फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने में और उनको कंपेयर करने में हेल्प करता है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज, कि फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर एंड डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब होता है, ऐसी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, करंट हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। जिन भी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं तो उनकी ही मेजरमेंट होगी। तो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज की हम मेजरमेंट करते हैं। एवरीडे एग्जाम्पल हमारे पास डे टू डे लाइफ में क्या एग्जाम्पल है, हम रूम की लेंथ मेजर करते हैं, रूम की हाइट मेजर करते हैं, रूम की ब्रेथ मेजर करते हैं, वेट करते हैं हम, है ना, फल फ्रूट सब्जी ये सब चीज़ों का वेट करते हैं। टाइम की मेजरमेंट करते हैं क्लॉक से, ठीक है, कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है तो टाइम वगैरह की मेजरमेंट, तो टाइमिंग अ रेस विद प्रिसीजन, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज और उनके फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज मैंने बताया ऐसी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखो, प्रॉपर्टीज वी कैन मेजर, जैसे लेंथ हो गई, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, और भी लिखे जा सकते हैं, जैसे मान लो डेंसिटी हो गई, ठीक है, जैसे मान लो फोर्स हो गई, तो और भी कई सारी चीजें हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो वेट हो गया, ठीक है, वेट थोड़ी अलग चीज होती है, ऐसे साइंस में मास अलग चीज होता है, डे टू डे लाइफ में हम एक ही चीज मान लेते हैं। फिर जैसे प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, तो जैसे जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिकल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के लिए। ठीक है, मेजरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स डिस्क्राइब किए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बताए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम, वो फंडामेंटल यूनिट है। जैसे लेंथ के लिए फंडामेंटल यूनिट माना जाता है कि मीटर है, ठीक है, लेंथ के लिए फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं मीटर है। मास के लिए फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम है, केजी है। टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट सेकेंड है। टेम्परेचर के लिए फंडामेंटल यूनिट वैसे केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन, ऐसे फंडामेंटल यूनिट केल्विन होता है। और सेल्सियस भी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। फिर दीज यूनिट्स फॉर्म द बेडरॉक ऑफ ऑल साइंटिफिक एंड डेली मेजरमेंट। माने ये यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट बेसिकली एक फाउंडेशन फॉर्म करते हैं आगे हर तरह की मेजरमेंट के लिए, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स चाहिए होते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए, ताकि बात जो है वो अच्छे से कन्वे की जा सके। तो फिजिकल क्वांटिटीज में ना एक हमारी चीज होती है, आगे अभी चलो हम ऐसे बात कर लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं एक ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज।
अच्छा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास होती हैं साइंस में वो होती हैं 7, ठीक है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, या इनको बोलते हैं बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज होती हैं, इन्हीं से बाकी सारी क्वांटिटीज जो होती हैं वो डिराइव की जाती हैं किसी न किसी वे में। बेसिकली ये 7 क्वांटिटीज होती हैं जो बेस फॉर्म करती हैं बाकी अदर क्वांटिटीज के लिए। इन 7 में से देखो कुछ तो यहां पर लिखी हुई हैं, जैसे लेंथ एक हो गई, मास दूसरा हो गया, टाइम तीसरा हो गया, टेम्परेचर चौथा हो गया, ठीक है। पांचवा जो आपके पास होता है, पांचवी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल है, ठीक है, वैसे तो और बाकी जो बच जाती हैं उनको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो इनके अलावा बच जाती हैं उनको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल होती हैं और उसके बाद जो बाकी होती है उनको बोलते हैं वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, जो भी बचेंगी बाकी। और होती कितनी है पता नहीं, बहुत सारी होती हैं। फिर 4 तो ये हो गई फंडामेंटल जो यहां पे लिखी हुई है। अच्छा, पांचवी अगर मैं बात करूं, यहीं पे लिख देता हूं इनको मिटा के, पांचवी जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, करंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, आई से लिखते हैं करंट। फिर एक चीज होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे जैसे आगे साइंस पढ़ते जाएंगे हायर क्लासेस में बच्चे, तो उनको पता लगता जाएगा, 8th 9th तक आइडिया लग ही जाता है, नहीं तो 10 तक, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये 7 जो है ना, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो फंडामेंटल है, ठीक है, जो 7 हमने लिख ली। इसके अलावा फोर्स, प्रेशर, वर्क, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम जो भी है इनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। माने ये डिराइव होते हैं, किससे डिराइव होते हैं? फंडामेंटल से डिराइव होते हैं, फंडामेंटल से ही उनको लिखा जा सकता है। और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो डिराइव्ड हो चाहे फंडामेंटल हो, फिजिकल क्वांटिटी बने जिसको मेजर किया जा सकता है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है। और भी बड़े सारे यूनिट होते हैं लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और बाकी जो होते हैं वो अदर यूनिट्स होते हैं हेल्प के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट केजी है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, ठीक है, करंट का एम्पियर है। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड यूनिट भी इनके होते हैं। फिर क्या है, व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों है? ठीक है, मेजरमेंट की जरूरत हमें कंपेयर करने के लिए क्वांटिटीज को, उनको मेजर करने के लिए हमें जरूरत है। यहाँ पर क्या क्या लिखा है देखो, एक तो ग्लोबल कम्युनिकेशन करके लिखा हुआ है, टू कम्युनिकेट एग्जैक्ट अमाउंट्स क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली वर्ल्ड वाइड। तो कुछ बात बतानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ नंबर चाहिए, वो कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या मेजरमेंट की जरूरत है। एक्यूरेट कंपैरिजंस करने के लिए, ठीक है, एक्यूरेट कंपैरिजन करने, कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी चीज़ बड़ी है उनमें कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी मतलब प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में ज़रूरत है। कैलकुलेशंस जो भी करने हैं साइंस में, इंजीनियरिंग में, एवरीडे जो ज़िंदगी है उसमें, तो हमें चीज़ों को मेजर करके ही हम बता सकते हैं कि अच्छा ये है। फिर उसका चलो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है, अर्ली सिस्टम्स वेरिड, स्टैंडर्ड यूनिट्स ब्रॉट ऑर्डर एंड यूनिफॉर्मिटी। तो अर्ली सिस्टम्स जो होते थे वो रीजन टू रीजन वेरी करते थे, अपने अपने मेजरमेंट के मेथड्स होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गए। स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गए माने वर्ल्ड वाइड सेम हो गए। जैसे मीटर है, मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो मीटर चाहे हम यहाँ पे बात करें चाहे किसी दूसरे देश में बात करें, तो मीटर एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो सबके लिए सेम है, ठीक है। केल्विन एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो सबके लिए सेम है। तो स्टैंडर्ड यूनिट से क्या आती है, ऑर्डर एंड यूनिफॉर्मिटी आती है। समझ चीज़ों की, पढ़ाई लिखाई करना, चीज़ों को कंपेयर करना इजी हो जाता है, सबके लिए एक यूनिफॉर्म वे हो जाता है, ठीक है। ये मेन मुद्दा है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो यूनिट्स होते हैं ना उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं, सबके लिए सेम बात कन्वे हो जाती है उनसे। फिर हमारे पास आता है मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम क्या होता है? मीट्रिक सिस्टम अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मेजरमेंट। तो मीट्रिक सिस्टम क्या होता है?
मीट्रिक सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, 10 की पावर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, पावर्स ऑफ 10 यूज किया जाता है। 10 से या तो मल्टीप्लाई करना है या तो 10 से डिवाइड करना है। 10 से मल्टीप्लाई करो माने 10 से मल्टीप्लाई करना माने 10 की पावर 1, 100 से मल्टीप्लाई करना माने 10 की पावर 2, 1000 से मल्टीप्लाई करना माने 10 की पावर 3। अच्छा, 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है 10 की पावर -1, 100 से डिवाइड करने का मतलब 10 की पावर -2। तो इस तरह से ये जो मेजरमेंट का जो सिस्टम है मीट्रिक सिस्टम, इट इज बिल्ट ऑन पावर्स ऑफ 10, पावर्स ऑफ 10 पे बिल्ड किया जाता है इसको, ठीक है। हमें क्या करनी होती है, कन्वर्जन से सिंप्लीफाई करनी होती है। कैसे सिंप्लीफाई होती है आगे एग्जांपल्स में हम समझेंगे। ग्लोबली अडॉप्टेड होता है, कोर यूनिट्स होते हैं, यूनिट तो हमें चीज़ों के हम देखेंगे ही देखेंगे वन बाय वन सबके, फिर इजी कन्वर्जन हो जाते हैं। ये इजी कन्वर्जन कैसे होंगे मीट्रिक सिस्टम से पावर्स ऑफ 10 को यूज करके, इसके लिए हम आगे एग्जांपल्स समझेंगे। मीट्रिक प्रीफिक्सेस, स्केलिंग यूनिट्स अप एंड डाउन। मीट्रिक प्रीफिक्सेस माने यूनिट्स को छोटा करना है, स्केलिंग अप, और डाउन माने यूनिट्स को छोटा करना है या बड़ा करना है, इसके लिए यूज होते हैं मीट्रिक प्रीफिक्सेस, ठीक है। मीट्रिक प्रीफिक्सेस क्या होते हैं अभी हम इनको समझेंगे। ये किस लिए काम आते हैं, यूनिट्स को अप एंड डाउन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे छोटी छोटी चीजें हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स हमारे छोटे यूनिट्स भी हो सकते हैं ना, जैसे माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं तो उनकी लेंथ बड़ी छोटी होगी, उनका मास बड़ा ही छोटा होगा। और बड़ी चीजें हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स है, तो उसमें लेंथ हो गया, मास हो गया, वो काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी। अच्छा, मीट्रिक प्रीफिक्सेस में ना हमें कुछ चीजें, जैसे हम क्या मानते हैं कि हमारे पास एक रेफरेंस चीज होती है, मान लो 1, ठीक है। यहां पर मैं एक लाइन बना देता हूं, इस लाइन के थ्रू हमें समझ आएगा कुछ। ये बीच में लाइन बना दी, इस लाइन को बोलता हूं मैं 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। 10 की पावर 0 का क्या मतलब है, 10 की पावर 0 का मतलब है 1, ठीक है। एनीथिंग पावर 0 1 होता है। यहां पर मैंने कुछ मार्किंग बना दी, 1 2 3, ऐसे ही 3 पीछे बना दी, 1 2 3, लेफ्ट साइड को 3, राइट साइड को 3। जरूरी नहीं है 3 हो, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, लेकिन यहां से हम कुछ समझेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं 10 की पावर 1 माने 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 क्या हो गया, 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100। यहां पे लिख दिया 10 की पावर 3 माने क्या हो गया, 1000 हो गया। इधर लिख दिया माइनस में, अब देखो 0 1 2 3, अब इधर 0 से पीछे -1 -2 -3, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका आपको पता है मतलब, 10 की पावर 1 माने 10, 10 की पावर 2 माने 100, 10 की पावर 3 माने 1000। और अगर आप पीछे आएंगे तो इसका मतलब है 1/10, या हम बोल सकते हैं 0.1। इसका मतलब है 1/100, इसका मतलब है 1/1000, ठीक है। अब इनके कुछ नाम होते हैं। ये तो रेफरेंस है, ये तो क्या है, रेफरेंस है, माने यहां से हम देखेंगे। ये जो चीज है 10 की पावर 1, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेका। ये क्या है, डेका। 10 की पावर 2 का मतलब होता है हेक्टा या हेक्टो, कई जगह लिखा होता है हेक्टो बोल लो, हेक्टा होता है कई जगह हेक्टो। 10 की पावर 3 को बोलते हैं किलो, किलो, ठीक है। इनके नाम है ये, डेका, हेक्टो, किलो। ये रेफरेंस है जिसके हिसाब से नाम देखे जा रहे हैं। 10 की पावर -1 को बोलते हैं डेसी, ठीक है, डेसी। और इससे पीछे 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटी, और 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिली। अच्छा, इससे पीछे भी होते हैं, ऐसा नहीं है इसके बियॉन्ड नहीं। मिली के बाद माइक्रो आएगा, माइक्रो, नैनो, पिको, और इधर किलो के बाद मेगा, गीगा, टेरा, और भी चीजें आएंगी। लेकिन अभी हम बेसिक्स बिल्कुल सीख रहे हैं छोटे लेवल पे, तो अभी इतनी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके लिए सिंबल भी हैं, इनके लिए सिंबल है। डेसी के लिए लिखते हैं डी, स्मॉल डी। सेंटी के लिए लिखते हैं स्मॉल सी। मिली के लिए लिखते हैं स्मॉल एम। इसी तरह से डेका के लिए लिखते हैं डी ए। हेक्टा के लिए या हेक्टो के लिए लिखते हैं एच ए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, किलो। किलो के लिए लिखते हैं के। कई बार हेक्टा के लिए एच ए लिखते हैं, कई बार सिंपल एच भी लिखते हैं, ठीक है। तो कई जगह सिंपली एच भी लिखा हो सकता है, तो हमें ये बस थोड़ा सा हमें आइडिया हो इसके बारे में, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इसका बड़ा ब्यूटीफुल यूज है, बहुत ही मतलब
इंपॉर्टेंट यूज है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, अब ये हमें कहाँ काम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। अब आपको अगर प्रीफिक्स पता है कि मिलीमीटर, मिली का मतलब है 10 की पावर -3। देखो मिली जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है 10 की पावर -3 को, तो आपको समझ आ गया, आप बोलोगे सीधा सीधा 10 की पावर -3। आपने ये जो मिली है ये लिखा m, इसकी जगह लिख दिया 10 की पावर -3। ठीक है, आपको मान लो बोला गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, आपको नहीं अभी पता है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो जैसे हो गया 10 की पावर -3 मीटर। तो आप बोलोगे अच्छा प्रीफिक्स यहां पर क्या लगा है, प्रीफिक्स लगा है किलो, तो किलो क्या होता है 1000, किलो का मतलब 1000 या 10 की पावर 3, तो आप बोल दोगे 10 की पावर 3 मीटर, या आप बोल दोगे 1000 मीटर। ठीक है, अब आपको मान लो बोल दिया, क्वेश्चन आ गया कि 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, तो आप बोलोगे डीएम, डेसीमीटर, डेसी होता है 10 की पावर -1, तो आप इधर क्या फिल कर दोगे, आप बोलोगे 10 की पावर -1 मीटर, 10 की पावर -1 मीटर, या 1/10 मीटर, या आप बोल सकते हो 0.1 मीटर, वो तो फिर आगे सिंप्लीफाई करने वाली बात है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कई सारी चीजों में कन्वर्जन में हेल्प मिलती है, कन्वर्जन में हमें हेल्प मिलती है। माने सिंपल सी बात है, देखो देख के पता लग रहा है, अगर तो हम जा रहे हैं इधर की तरफ, अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है इधर को जाते टाइम 10 से मल्टीप्लाई, 10 से, देखो 10 से किया 10 हो गया, फिर 10 से 100, फिर 10 से 1000, और अगर हम इधर जाते हैं तो ये 10 से डिवाइड हो रहा है, पहले 10 से डिवाइड हुआ, फिर 10 से डिवाइड हुआ, फिर 10 से डिवाइड हुआ। ठीक है, तो ये डिवाइड होता जाता है। माने हमें क्या करना है, अगर हमें जाना है जैसे किलोमीटर से मीटर में, अगर हम यहां पर इसको समराइज करने की कोशिश करें तो हम ऐसे भी इसको समराइज कर सकते हैं कि अगर मुझे जाना है अगर स्मॉल यूनिट से लार्जर यूनिट पे, मुझे कहां पे जाना है, स्मॉल यूनिट टू लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट टू लार्ज यूनिट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला 1 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर, तो अब देखो मीटर जो है वो छोटा यूनिट है, किलोमीटर जो है वो बड़ा यूनिट है। तो अगर मुझे स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट पे जाना है तो क्या होता है, तो होता है डिवीजन, तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अब किलो के लिए देखो 1000 है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपको उल्टा इसका करना है, आप बोलोगे लार्ज यूनिट टू स्मॉल यूनिट, अगर आपको लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट पे जाना है तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। आप क्या करोगे, प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका होता उल्टा इसका, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, तो अब देखो किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, तो किलो माने 1000, तो 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट के लिए मल्टीप्लाई, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के लिए डिवाइड करेंगे। और ये जो 6 हमारे प्रीफिक्सेस हैं, इनको हम बिल्कुल याद ही रखेंगे, और भी होते हैं लेकिन ये 6 अभी बेसिक मैथ के लिए हमारे फिलहाल शुरू में काफी है। ठीक है, फिर कन्वर्जन हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सवाल करेंगे तो ये याद होगा हमें, तो इसको यूज करेंगे। मेजरिंग मास, लेंथ एंड टाइम। अच्छा, मास को मेजर करना है, यदि मास को मेजर करना है, पहली बारी आ रही है मास की। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम में, ग्राम में, और भी चीजें होती हैं। देखो एक तो केजी में मेजर करते हैं मास को, एक करते हैं ग्राम में मेजर, एक करते हैं मिलीग्राम में मेजर करते हैं, जो कॉमन यूनिट्स है मास के। केजी में होता है, ग्राम में होता है, मिलीग्राम में होता है, और किस में करते हैं, क्विंटल में होता है, और किस में करते हैं, टन में होता है। ठीक है, तो जैसे अब हमें लिखना हो, जैसे 1 केजी है, मान लो
1 kg, किलोग्राम, किलो माने 1000, तो 1000 ग्राम। मान लो ऐसे लिखना है 1 मिलीग्राम। अब मिली का मतलब 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 ग्राम, या ऐसे लिख सकते हैं 1/1000 ग्राम। 10 की पावर -3 माने 1/1000। ठीक है, फिर हमें और क्या क्या है, जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 1 क्विंटल। ठीक है, कुछ फंडामेंटल्स हमें ये याद होने चाहिए। इसका मतलब होता है 100 किलो, 100 kg। फिर हमें अगर लिखा हुआ है 1 टन, तो इसका मतलब होता है 1000 kg। तो मास से रिलेटेड ये इतनी फंडामेंटल चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, केजी क्या होता है, ग्राम क्या होता है, मिलीग्राम क्या होता है, क्विंटल क्या होता है, टन क्या होता है। बाकी कन्वर्जन की प्रैक्टिस हम अगले प्रैक्टिस वाले वीडियो में करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है लेंथ। लेंथ के लिए क्या क्या यूनिट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए लेंथ के लिए हमारे पास क्या क्या यूनिट होते हैं। मास हमने कवर कर लिया, अब लेंथ की बारी है। लेंथ के जो बेसिक यूनिट हैं वो क्या है, मीटर। मीटर इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केजी। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। और इसके अलावा लेंथ के यूनिट क्या क्या हैं, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, डेसीमीटर है। ठीक है, बहुत सारे यूनिट और भी हो सकते हैं। तो हमारे कुछ ये कॉमन यूनिट है, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। इसमें हम क्या ध्यान रख सकते हैं, जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अगर करना है तो सेंटी, जहां पे प्रीफिक्स लगा होता है वहां पे तो बड़ा इजी है। सेंटी, सेंटी माने 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मीटर। ये इजी हो जाता है, प्रीफिक्स वाले तो हमारे लिए बड़े आसान हो जाते हैं। 1 मिलीमीटर मान लो लिखो है, तो मिलीमीटर को क्या करना है, मीटर में करना है, तो मिली मतलब 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, प्रीफिक्सेस वाले तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने समझ लिया। किलोमीटर मान लो लगा हुआ है कि भाई किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। अब किलो भी एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, किलो माने 1000, तो 1000 मीटर। ठीक है, फिर हमारे पास लिखा है मान लो 1 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर अगर लिखा हुआ है तो डेसी का मतलब 10 की पावर -1, ये डेसी का मतलब 10 की पावर -1 मीटर। अच्छा, डेकामीटर भी लिखा हो सकता है, क्या पता लिखा हो 1 डेकामीटर। डैम मतलब डेकामीटर, तो डेका जब लगा दिया तो माने 10, तो इसका मतलब है 10 मीटर। ठीक है, ये आपको यहां से, ये आपको याद होंगे तो ही आपको समझ आएगा। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी, मिले। फिर उसके बाद हमारे पास आती है मेजरमेंट टाइम की। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। अब टाइम की जो मेजरमेंट है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड। एसआई यूनिट क्या है टाइम का, सेकंड। लेकिन और भी टाइम के यूनिट है ना, जैसे मान लो एक तो आपके पास आ गया सेकंड आ गया, चलो सेकंड तो हुआ ही हुआ। फिर आपके पास मिनट भी होता है, फिर आपके पास क्या होता है, आर भी होता है। फिर टाइम का यूनिट क्या होता है, डे भी होता है। फिर टाइम का यूनिट क्या होता है, मंथ भी होता है। टाइम का यूनिट ईयर भी होता है। ठीक है, ऐसे सेंचुरी होता है, डेकेड होता है। तो टाइम के बहुत सारे यूनिट होते हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ये भी होते हैं। अब इसमें बेसिक जो हमें चीज़ें याद रखने की हैं, बेसिक चीज़ें याद रखने की ये हैं कि भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये हमें पता हो कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। फिर 1 आवर जो है, 1 आवर में हमारे पास कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और अगर मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो 60 और मिनट में 60 सेकेंड, 60 × 60 जो कि आता है 3600 सेकेंड्स। तो 1 आवर में मिनट्स होते हैं 60 और सेकेंड्स होते हैं 3600। ठीक है, फिर हम 1 डे की बात करते हैं तो एक दिन में क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं। हम स्टैंडर्ड क्या मानते हैं, एक 24 घंटे मानते हैं। एक स्टैंडर्ड मंथ में हम 30 दिन मानते हैं, लेकिन हमें पता है दिन वेरी करते हैं, मंथ टू मंथ अलग होते हैं वो। 1 नॉर्मल ईयर में हम क्या कंसीडर करते हैं कि 365 दिन होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में हम बोलते हैं कितने दिन होते हैं हमारे, 365 दिन हम एज्यूम करते हैं। और अगर मेंशन है कि वो लीप ईयर है, ठीक है, अगर दिया रहेगा कि लीप ईयर है तो उसमें कितने कंसीडर करेंगे हम, 366 दिन फिर कंसीडर करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये हमारी टाइम की मेजरमेंट का हमें ध्यान रखना है इतना।
मिली सेकेंड दिया हो, कहीं प्रीफिक्स लगा हो कि 1 मिली सेकेंड, तो आपको जैसे ही प्रीफिक्स दिखा मिली, आपने बोला 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस का तो सिंपल है, ऊपर हमें चीज याद होगी तो हम लिख लेंगे। मेजरिंग टेम्परेचर, एरिया एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर की मेजरमेंट अब हमें करनी है। टेम्परेचर की देखो 3 स्केल्स हैं। एक होती है केल्विन। केल्विन हमारी एब्सोल्यूट स्केल है टेम्परेचर की। केल्विन क्या है? हमारी स्टैंडर्ड स्केल है टेम्परेचर की, या इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है वो किसमें माना जाता है? केल्विन में, और एसआई यूनिट भी केल्विन है टेम्परेचर का। ठीक है, इसके अलावा जो टेम्परेचर मेजर होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस में। किसमें मेजर होता है? डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस भी क्या है? टेम्परेचर का ही यूनिट है। और तीसरा जो टेम्परेचर हमारा मेजर होता है, ये 1 हो गया, ये हो गया 2, और तीसरा टेम्परेचर मेजर होता है हमारा फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में, इसको लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर के 3 स्केल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। और इनमें एक कॉमन रिलेशन होता है। अगर एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है तो इनमें एक कॉमन रिलेशन होता है, जो यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इंटर कन्वर्जन कैसे की जाती है? ठीक है, एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में। जो तीनों स्केल्स है ना हमारे, इनके लोअर और अपर पॉइंट आप याद रख सकते हो कि जैसे मान लो पहली स्केल है मेरी सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, दूसरी स्केल है मेरी केल्विन, और तीसरी स्केल है डिग्री फ़ारेनहाइट। आपकी जो ये स्केल है सेल्सियस, इसका एक लोअर पॉइंट, एक अपर पॉइंट। केल्विन स्केल का एक लोअर पॉइंट, एक अपर पॉइंट। फ़ारेनहाइट स्केल का एक लोअर पॉइंट, एक अपर पॉइंट। इसका जो लोअर पॉइंट है सेल्सियस स्केल का, वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल के लोअर पॉइंट को बोलते हैं 273 केल्विन, और अपर पॉइंट को बोलते हैं 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर पॉइंट को बोलते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अपर पॉइंट को बोलते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इनके लोअर और अपर पॉइंट्स हैं। और लोअर पॉइंट को हम ऐसे नाम रखते हैं, उसका नाम होता है आइस पॉइंट। ठीक है, आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। और अपर पॉइंट का नाम होता है हमारा स्टीम पॉइंट। अच्छा, ये चीज याद रहे, अच्छी बात है, ना रहे तो भी हमें फॉर्मूला तो आगे याद रखना है। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम? जैसे मान लो सेल्सियस की स्केल है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है रीडिंग माइनस आइस पॉइंट। किसी भी स्केल के लिए रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट होता है? रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ठीक है, अब मान लो सेल्सियस वाली स्केल में रीडिंग है C। थोड़ी देर के लिए मान लो सेल्सियस वाली स्केल में रीडिंग है C माइनस आइस पॉइंट। सेल्सियस स्केल का आइस पॉइंट है 0 डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, माने अपर वैल्यू माइनस लोअर पॉइंट वैल्यू। तो 100 माइनस 0 कितना आ गया? 100 इक्वल टू केल्विन वाली स्केल की रीडिंग K है, माइनस मान लेते हैं K है, आइस पॉइंट कितना है इसका? 273, और अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट करोगे आप तो वो अगेन 100 आएगा। 373 माइनस 273 100 आएगा। फ़ारेनहाइट स्केल की मान लो वैल्यू है F माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। आप 212 माइनस 32 करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल है। ये फॉर्मूला हम एक बार इसको याद कर लें तो इससे सारे कन्वर्जन हो जाते हैं। और इसको कैसे याद करेंगे? इस फॉर्म में हम इसको थोड़ा और रिड्यूस करके याद करेंगे। ठीक है, इसको और हम रिड्यूस करके कैसे याद करेंगे? यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको हम इस फॉर्म में याद कर लेंगे। किस फॉर्म में? C माइनस 0 तो C डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। अब ये एक चीज अगर हमारी हो गई तो फिर टेम्परेचर कन्वर्जन का कोई भी क्वेश्चन होगा हम इधर से
इजीली कर लेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। c ओवर 100 इज इक्वल टू k माइनस 233 ओवर 100, 273 ओवर 100 इक्वल टू f माइनस 32 ओवर 180। तो इन तीनों स्केल की इंटर कन्वर्जन हो जाएगी। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात और है, देखो जो सेल्सियस स्केल है उसमें 0 से 100 जाते हैं, तो उसमें जो डिवीजन आते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन आते हैं, वो कितने आते हैं? 100 डिवीजन आते हैं। 0 से 100 तक कितने गैप आ गया? 100 आ गया डिफरेंस। केल्विन स्केल में भी 273 से 373 तक जाते हैं, उसमें भी 100 डिवीजन आते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 से 212 तक जाते हैं, तो उसमें 180 डिवीजन आते हैं, ठीक है। माने सेल्सियस और केल्विन स्केल बराबर चलते हैं। अगर सेल्सियस में 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ तो केल्विन में भी 20 बढ़ेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल अलग है। इसका मतलब होता है कि अगर मैं एक डिवीजन रखूं, 100 से डिवाइड कर दो सबको तो 1 हो जाएगा। अगर मैं एक डिवीजन सेल्सियस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो एक ही केल्विन बढ़ेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट 1.8 बढ़ेगा, ठीक है। इन वैल्यू को अगर आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1.8। तो अगर मैं सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो केल्विन में भी 1 केल्विन बढ़ेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में 1.8 फ़ारेनहाइट बढ़ेगा। तो इसी तरह अगर मैं सेल्सियस में 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो केल्विन में भी 10 चेंज होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में 18 चेंज होगा, 1.8 इंटू 10, ठीक है। चलो ये भी हम याद रख सकते रहता है, तो नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, अभी थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपके फ्रंट में एक बार लिख के रखता हूँ और फिर एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ। फॉर्मूला क्या था? c ओवर 100 इज इक्वल टू k माइनस 273 ओवर 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 ओवर 180। ये फॉर्मूला है, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। एग्जाम्पल मान लो आपको मैंने सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताओ, क्या बताओ? आप मुझे बताओ कि भाई 50 है ना, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितने सेल्सियस, ऐसे सवाल आ गया। तो आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले में आपने फ़ारेनहाइट को 50 रखना है और सेल्सियस कंसीडर करना है। तो सेल्सियस कंसीडर करना है, फ़ारेनहाइट करना है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने लिखा फॉर्मूला c ओवर 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 ओवर 180। फ़ारेनहाइट कितना दे के रखा है? 50। तो आपने बोला c ओवर 100 इज इक्वल टू 50 माइनस 32 ओवर 180। फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख दी ना आपने। तो ये कितना आ गया आपके पास? c ओवर 100 इज इक्वल टू 50 माइनस 32 कितना हो गया? 18 ओवर 180 इंटू 100, ठीक है। अब आप देखो यहां से 100 तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये पहले ये आ गया। अब यहां से हमें निकालना है c, तो हम क्या करेंगे? 18 डिवाइडेड बाई 180। ये 100 जो डिवाइड हो रहा था लेफ्ट साइड में, वो आगे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 18 1 जा 18 कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया? 10। तो माने जो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे आने वाले, जो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस वाला वीडियो आएगा। एक एग्जाम्पल और आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो आपको सवाल आ गया रैंडमली कुछ भी, कि आपके पास है 318 केल्विन इज इक्वल टू डैश डिग्री सेल्सियस। तो आपने रिलेशन देखा कि केल्विन और सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो आपने केल्विन और सेल्सियस ही कंसीडर करना है, अब फ़ारेनहाइट को कंसीडर नहीं करना है। तो आपका रिलेशन क्या हो गया फिर? c ओवर 100 इज इक्वल टू k माइनस 273 ओवर 100। अब आप केल्विन की वैल्यू भर दो, कितनी है? 318। तो c ओवर 100 इज इक्वल टू 318 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। देखो 100 तो कैंसिल हो जाएगा ना नीचे, ये तो कैंसिल हो गया सेम। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 318 माइनस 273। आप सीधा सीधा करोगे तो कितना आ गया? ये 27 प्लस 18,
8 7 15 45, तो ये आ गया 45। तो 45 डिग्री सेल्सियस आएगा ये। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले जो हम याद भी रखते हैं ना, वो कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू केल्विन, वो इसी फॉर्मूले से जनरेट करके आगे सिंप्लीफाई करके बनाए जाते हैं अलग अलग। तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी तो आगे फिर कैलकुलेशन है। इसके बाद एरिया की मेजरमेंट की बात की हुई है। देखो एरिया की जो मेजरमेंट है, एरिया की मेजरमेंट होती है स्टैंडर्ड यूनिट में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में जो एरिया की बात होगी वो किस में होगी? मीटर स्क्वायर में बात होगी, मीटर स्क्वायर। इसके अलावा जो एरिया की यूनिट हैं और भी होते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जैसे हेक्टेयर हो गया। हेक्टेयर, फील्ड को हेक्टेयर में मेजर करते हैं, जमीन वगैरह को हेक्टेयर में बात करते हैं, और जो हमारा फ्लोर वगैरह उसमें मीटर स्क्वायर में बात करते हैं। ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं है यही हो। मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, हेक्टेयर हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, फुट स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर फुट हम सुनते हैं, फुट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, और भी कई तरह के, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। तो जो भी हमारे लेंथ के यूनिट है ना, उनके अगर स्क्वायर कर दें, लेंथ के यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट हो गया, किलोमीटर हो गया, जो भी लेंथ के यूनिट हैं, अगर उनका स्क्वायर कर दूं, उनकी पावर 2 कर दूं, तो वो एरिया बन जाता है। ठीक है, तो एरिया में क्या होता है? लेंथ वालों का स्क्वायर होता है, लेंथ के यूनिट्स के स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो अब इनको, इनके बेसिक कन्वर्जन का कितना हम ध्यान रख सकते हैं? हम इनके बेसिक कन्वर्जन का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे मान लो 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। स्क्वायर आपको पता है 2 बार मल्टीप्लाई होता है, बेसिक ये मतलब है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। जैसे मान लो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर में। 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? आप बोलोगे अच्छा 1 मिलीमीटर स्क्वायर तो होता है 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। अब मिली तो आपको पता है स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है, तो मिलीमीटर को आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे मिलीमीटर। मिलीमीटर माने मिली 10 की पावर -3, तो आप बोलोगे 10 की पावर -3, ये मिलीमीटर हो गया 10 की पावर -3 मीटर इंटू 10 की पावर -3 मीटर। जहां भी ये मिली वाला प्रीफिक्स है वहां पे आपने 10 की पावर -3 लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप सिंपली, तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हेक्टेयर का भी नोट करके अभी रख लें, बाकी आगे प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें और भी हमारी क्लियर होंगी जब हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। हेक्टेयर जो होता है ना, एक हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर माने 10,000 मीटर स्क्वायर या 10 की पावर 4। 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारी चीज है। फिर बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम की जो मेजरमेंट है स्टैंडर्ड यूनिट में वो होती है क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब जिसको हम बोलते हैं, क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। ठीक है, क्यूबिक मीटर जिसको बोलते हैं, या मीटर क्यूब। हालांकि वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को लीटर में भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मिलीलीटर में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को ही कैपेसिटी भी कई जगह लिखा रहता है, तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में, मिलीलीटर में। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम के और छोटे यूनिट डेसीलीटर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से और वॉल्यूम के यूनिट दिए रह सकते हैं। उनकी इंटर कन्वर्जन हम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे अभी। इन सब की इंटर कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब, तो इसका सिंपल मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर।
3 बार है ना, क्यूब माने 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे मुझे मान लो दे के रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो दे के रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर क्यूब होगा तो 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, 3 बार, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मतलब हो गया मीटर क्यूब का। फिर जैसे हमारा मीटर क्यूब और लीटर में जो रिलेशन होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। लीटर छोटा यूनिट है, लीटर हमें पता है 1 लीटर की बोतल कितनी ही होती है, और मीटर क्यूब बड़ा वॉल्यूम है। मीटर क्यूब माने 1 मीटर बाई 1 मीटर की एक टैंक हो गया, ठीक है, टैंकी हो गई पूरी। तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर उल्टा करके लिखें तो इसको रेसिप्रोकल में ऐसे लिखते हैं कि 1 लीटर जो होता है वो होता है 1/1000 मीटर क्यूब, या इसी को लिखते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। ये लीटर और मीटर का कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, या 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। फिर आगे तो प्रीफिक्सेस हैं कि मेरे को कोई बोल दे कि 1 मिलीलीटर, तो मिली जहां पे प्रीफिक्स आ जाए हमारा काम आसान है। मिली का मतलब 10⁻³, तो 10⁻³ लीटर, ठीक है, ये तो आसान हो जाता है, ठीक है। सेंटीलीटर हो 10⁻² लीटर, ठीक, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है कन्वर्जन, और कन्वर्जन की हम अगेन प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे आगे। फिर यहाँ पर कुछ लाइन लिखी हुई है, जैसे वॉल्यूम हम मेजर करते हैं जब लिक्विड्स का तो लीटर वगैरह में यूज करते हैं, है ना। पानी है, कोई ऑयल वगैरह है तो लीटर्स में उनकी बात होती है, जो बॉटल्स होल्ड करती हैं जिन लिक्विड्स को, ठीक है। और जो वॉल्यूम हम देखते हैं रूम वगैरह के, तो उसमें जनरली बात करते हैं हम किसमें, मीटर क्यूब में बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि रूम की क्या होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, तो उसमें मीटर क्यूब आएगा, जनरली हमारा कन्वीनियंट होता है। और जो लिक्विड्स होते हैं उनमें लीटर में बात की जाती है, ठीक। तो ये हमारे थे वॉल्यूम के यूनिट्स। फिर इसके बाद क्या, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड विजुअलाइजिंग मेजरमेंट्स। तो ठीक है, ये हमें पता है कि लेंथ मेजर करते हैं हम, लेंथ तो मेजर करना बड़ा ही हमारा एसेंशियल पार्ट है डे टू डे लाइफ का। फिर मास भी मेजर करना ही है, हमें किसी ना किसी चीज़ को मेजर करना है, कितने केजी है, कितने मीटर है कोई चीज़, कितने फुट है, कितने सेंटीमीटर है। ये हमारे लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल हैं प्रैक्टिकल लाइफ के, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेली रूटीन का हमारी पार्ट है। टाइम को डेली हमने देखना ही है, मेजर करना ही है। टेम्परेचर की मेजरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेदर हम देखते हैं कि आज कितना टेम्परेचर है, क्या है, फिर बॉडी टेम्परेचर मेजर्स होते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम की भी ज़रूरत हमें पड़ती ही है मेजर करने के लिए, कोई लिक्विड्स हैं कितनी क्वांटिटी उसकी चाहिए, और दूसरे भी हमें स्पेस कहीं पे देखना है तो स्पेस भी उसका वॉल्यूम हम देखते हैं। समरी, मेजरमेंट एम्पावर्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिसीजन, ठीक है। मेजरमेंट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को एम्पावर करता है, इम्प्रूव करता है। फिर उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे मेजरमेंट कनेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स टू रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज। मीट्रिक सिस्टम क्या करता है, सिंप्लिसिटी लाता है और यूनिवर्सैलिटी लाता है। हमारी जो है डे टू डे जो लाइफ है उसमें यूनिवर्सैलिटी लाता है, स्टैंडर्ड चीज़ें जब आती हैं तो ईजी हो जाता है सबके लिए। मास्टरिंग मेजरमेंट बेसिक्स इज की टू सक्सेस इन मैथ, साइंस एंड डेली लाइफ। वो तो है ही है, क्योंकि कोई भी हमें मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, डेली लाइफ की दुनिया में बिना मेजरमेंट के काम चलता नहीं है, तो मेजरमेंट जरूरी है। मेजरमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी क्या है, बाकी पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे कि ये जो भी हमने पढ़ा है इसको प्रॉब्लम्स में हम अप्लाई कैसे करेंगे। लेकिन ये सब रिवाइज्ड होगा तो ही वहाँ पर हमें बात समझ आएगी, ठीक है। तो मिलेंगे वीडियो नंबर 23 में।